हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही स्वागत है हमारी एनसीईआरटी की इस सीरीज़ में। तो जैसा कि दोस्तों फाइन आर्ट एनसीईआरटी की जो 11th क्लास की बुक थी उसके हमने 2 चैप्टर कर लिए हैं। आज हम थर्ड चैप्टर को ले रहे हैं दोस्तों, और थर्ड चैप्टर का नाम है मौर्यकालीन कला। जैसा कि दोस्तों ये जो फाइन आर्ट एनसीईआरटी जो बुक है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसके लिए? आर्ट एंड कल्चर के लिए। ये एक प्रकार से बेसिक बुक है दोस्तों, मतलब जैसे एनसीईआरटी आप बुक पढ़ते हैं उसी प्रकार इस बुक को पढ़ना दोस्तों। बहुत ही छोटी बुक है और बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें पता रखा है दोस्तों। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, आर्ट एंड कल्चर की बुक जो नितिन सिंघानिया सर की जो बुक है वो होने को तो बहुत बेस्ट है। लेकिन हम शुरू से अगर एनसीईआरटी जैसे हम पढ़ते हैं उसके बाद हम स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं, उसी प्रकार से आप भी 11th क्लास की जो फाइन आर्ट एनसीईआरटी की जो बुक है दोस्तों, इसको एक बार रीडिंग करना है आपको, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये भी बताता जा रहा हूँ साथ में कि आप किस प्रकार इसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना। यूपीएससी एंड पीसीएस के जो पेपर हैं दोस्तों, उसमें क्या है कि इसमें से सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बुक के द्वारा, और मैं आपको एग्जाम्पल दे के भी बता रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि जो पिछला जो चैप्टर था सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें एक शब्द था। वो शब्द क्या था? चनहू दड़ो। अब क्या है, किसी बंदे ने बताया है कि सर आपने थोड़ा सा इसमें मतलब बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम, मतलब प्रोनाउंस ठीक से नहीं कर पाया। हाँ दोस्त, बिल्कुल ये बात आपको देते हैं, बताता हूँ कि सबसे बड़ी बात क्या है कि जब लेक्चर बनाते हैं तो कोई कोई शब्द गलती से प्रोनाउंस नहीं हो पाता। लेकिन आपने इस चीज़ को देखा और उसमें जाना कि ये शब्द प्रोनाउंस नहीं किया, इसका मतलब आप लोग लेक्चरों को बहुत ही ध्यानपूर्वक देख रहे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों इसके लिए कि आप इनको ध्यान से पढ़ें। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप इन लेक्चर को, जैसे ही ये लेक्चर यूट्यूब चैनल पर आते हैं आप तुरंत देखिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए, तभी आपको चीज़ों को पता चलेगा दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। थर्ड चैप्टर जो है मौर्यकालीन कला। अब इस चैप्टर का शुरुआत में एक मैप दे रखा है दोस्तों। अब ये मैप किस प्रकार महत्वपूर्ण, देखो दोस्तों, अब देख लो आप। ये बात कर रहा है, मैप बात कर रहा है मौर्यकालीन स्थल जो थे, जिसमें क्या था, जिसमें अशोक के शिलालेख अभिलेख जो मिले थे, उसका ये मानचित्र दोस्तों। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख ही रहा होगा, ये 2022 का जो पेपर था यूपीएससी का, 2022 का जो पेपर था प्री का, उसमें ये क्वेश्चन सीधा पूछा गया है। अब देखो दोस्तों, इस लोकेशन, इस मैप के द्वारा हम लोकेशन के थ्रू इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखो जैसे क्या दे रखा है, निम्नलिखित युग्मों में विचार कीजिए। मतलब इन युग्मों में दे रखे हैं, एक प्रकार, एक तरफ तो दे रखा है अशोक के प्रमुख शिलालेखों के स्थान, दूसरी तरफ दे रखा है वह स्थान जिस पर राज्य में वो अवस्थित थे। एक तो शिलालेख के स्थान दे रखा है, दूसरा कि वो किस राज्य में स्थित है, ठीक है, ये दे रखा है। जैसे धौली दे रखा है उड़ीसा में, अरगुड़ी दे रखा है आंध्र प्रदेश में, जोगढ़ दे रखा है मध्य प्रदेश में, कालसी दे रखा है कर्नाटक में। और बोला क्या है दोस्तों, उपयुक्त युग में से कितने सही सम्मिलित हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या है, आप, ठीक है आपने इनके बारे में जानते होंगे, लेकिन जो 2-3 सालों से जो पैटर्न बदल रहा है यूपीएससी का क्वेश्चनों को लेके, ऑप्शनों को लेके, तो देख लो दोस्तों क्या दे रखा है, केवल एक युग में, केवल 2 युग में, केवल 3 युग में, केवल 4 युग में, मतलब सभी चारों युग में। वो कहने का मतलब ये है कि जब तक आप क्वेश्चन के पूरे कॉन्सेप्ट को नहीं जान पाएंगे, जब तक उसकी बिल्कुल बेसिक से और डेप्थ में नहीं जाएंगे, तब तक क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात ये है। तो दोस्तों देखो इसमें हम मैप में देखते हैं। जैसे इसमें दे रखा है धौली के बारे में, देखो धौली कहाँ पे है, ये देख लो आप, धौली उड़ीसा में, बिल्कुल सही है ये बात, एक बात तो सही है। इसके अलावा वहाँ पे कौन सा और एक और अभिलेख कौन सा है, तो सॉरी दोस्तों, शिलालेख कौन सा है एक और अशोक का, तो जोगढ़ वाला है। अब जैसे जोगढ़ दे रखा है, देखो ये तीसरे नंबर पे जोगढ़ दे रखा है, एमपी दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, एमपी में नहीं है, ये उड़ीसा में। तो एक कथन तो गलत हो गया। देखो इसे इसे भी सही करने का तरीका देखो, एक कथन गलत हो गया मतलब एक हमारा जो ऑप्शन वो तो कट गया, सभी 4 तो हो नहीं सकते, बिल्कुल सही। अब 3 ऑप्शन बच रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। एयरगुडी आंध्र प्रदेश दे रखा है, और यहां पे दे रखा है देखो दोस्तों, तो ये बिल्कुल आंध्र प्रदेश में ये जगह, बिल्कुल सही बात है। तो एक
पहली बात सही है, दूसरी बात सही है। मतलब धौली उड़ीसा में, ईयरगुडी जो है आंध्र प्रदेश में, बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं। जोगढ़, जोगढ़ के बारे में दे रखा है क्या, एमपी में, वो मैंने पहले बता दिया गलत था, ठीक है। अब देखते हैं कालसी, कालसी कर्नाटक दे रखा है, लेकिन कर्नाटक में नहीं है कालसी, ये उत्तराखंड में दोस्तों, देख लो आप मैपिंग में। अब देख लो इसमें क्या हुआ, मतलब ये दोनों कथन जो ऊपर के ऑप्शन है ये दोनों सही है और नीचे वाले दोनों गलत है, ठीक है। तो अब इसका आंसर आ जाएगा, केवल 2 युग में सही है, इसका आंसर आ जाएगा बी। तो मैं आपको किस प्रकार बता रहा हूं कि यदि आपने बेसिक बुकों को डेप्थ में पढ़ा है, स्टैंडर्ड बुकों को डेप्थ में पढ़ा है, तभी आप क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे दोस्तों। जैसा कि आपने इस मानचित्र के द्वारा आपने सीधा इसका आंसर निकाल दिया। तो सबसे बड़ी बात क्या है, यदि किसी भी एनसीईआरटी बुक में मानचित्र दे रखा है, बॉक्स दे रखा है, तो आपको उसे अंडरलाइन करके उसके शॉर्ट स्वीट नोट्स बनाने हैं दोस्तों, तभी जाकर आप प्री एंड मेंस कर पाएंगे, वरना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि क्वेश्चनों का जो पैटर्न है, बदलते हुए पैटर्न के अनुसार देखो आप, पहले क्या होता था, एलिमिनेशन कर देते थे, कम जानकारी के आधार पर भी हम कर देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने शुरुआत में आपको पीवाईक्यू करा दिया, किस प्रकार पीवाईक्यू क्वेश्चन ऐसे होते हैं इस बुक के थ्रू। इस बुक को आप पढ़ेंगे तब ये चीज़ आपको समझ में आएगी किस प्रकार ये महत्वपूर्ण बुक है दोस्तों। तो सबसे बड़ी यही बात है कि आप इस बुक को जब पढ़ेंगे, इसके मैप सॉरी जब इसके मैप वाले पार्ट को पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि इस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए। अगली बार क्या हो सकता है, इनमें से नहीं और कोई पूछ सकता है। अशोक के और भी हैं, जैसे गुजारा, कौशाम्बी, पाटलिपुत्रवाड़ा, लुम्बिनी, ये दे रखा है सोपारा, सन्नति, मस्की, ब्रह्मगिरी, गिरनार, मतलब कुछ भी पूछ सकता है। कहने का मतलब अशोक के ये पूछे, अगली बार कोई और पूछ लेगा, लेकिन आपको मैप के द्वारा सीधी चीजें लिख लेना है साथ में कि यहाँ पे ये अफसला लिखता, यहाँ पे ये अभिलेख था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो मौर्यकालीन कला, अब चैप्टर पे आते हैं। पहले इसमें मैप दे रखा था, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में गंगा घाटी में बौद्ध और जैन धर्मों के रूप में नए धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलनों की शुरुआत हुई। अब देखो आप किस भी बात कर रहा है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात कर रहा है। अब सबसे बड़ी बात हमारी ये आती है कि हम जैसे इसमें पढ़ा कि किस प्रकार जैन और बौद्ध धर्म उभर कर आए। तो सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है, ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण था कि उभर कर आए, पहले तो थे नहीं है, ठीक है। ऐसा क्या कारण था, तो सबसे बड़ी बात है, जैसे हमने जैसे ये लाइन पढ़ी, तुरंत समझना चाहिए, तुरंत थिंकिंग करनी चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, ऐसा सामाजिक आंदोलन क्यों हुआ। तो सबसे बड़ी बात है कि जो बोलते हैं कि जो हिंदू धर्म था, हिंदू धर्म, इसमें क्या है, इसमें रूढ़ियां बढ़ गई थी, इसमें आडंबर बढ़ गए थे, इसमें अंधविश्वास बढ़ गया था। कहने का मतलब क्या है, अंधविश्वास, आडंबर, रूढ़ी, ये ऐसी चीज बढ़ गई, इन सब की जड़ता हो गई। कहने का मतलब है बिल्कुल कठोर हो गए थे। इनमें जो नियम थे इस धर्म में, हिंदू धर्म में जो नियम थे वो कठोर होते गए, कर्मकांडों पर विशेष बल दिया गया था। तभी इसमें क्या आया, बौद्ध और जैन धर्म को एक प्रकार से उद्भव हुआ। तब इसमें एक, कहने का मतलब है इसमें परिवर्तन हुआ, इसलिए इसे सामाजिक आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। किसकी बात चल रही है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात चल रही है। तो ऐसे आप जब एनसीईआरटी बुक या किसी बुक को पढ़ेंगे, एक लाइन को आपने एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों, ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से 6ठी ईसा पूर्व में गंगा घाटी के जो किनारे था बौद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति क्यों हुई। तो ये रीजन है, ऐसे आपको पढ़ना है, तब तो फायदा है एनसीईआरटी या स्टैंडर्ड बुक पढ़ने का, ठीक है। अब देखो इसकी विशेषता क्या क्या है, इन दोनों धर्मों की विशेषता क्या है। सबसे बड़ी बात, दोनों धर्म श्रवण परंपरा के अंग थे, मतलब सुनने वाली परंपरा। कहने का मतलब श्रवण का मतलब है सुनने वाली, ऐसी शिक्षाएं दी जाती थी इन धर्मों में। और दोनों धर्म जल्द ही लोकप्रिय हो गए, क्योंकि ये सनातन धर्म के वर्ण और जाति व्यवस्था का विरोध करते थे। मैंने आपको पहले बताया था, अभी अंधविश्वास वाली बात चल रही थी। तो क्यों क्यों तुरंत ये लोकप्रिय हुए, क्योंकि जो हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था थी, उसका इन्होंने, बौद्ध और जैनों ने, बौद्ध एवं जैनों ने खुलकर विरोध किया, अप्रत्यक्ष रूप से विरोध किया। कहने का मतलब दोनों तरफ से विरोध किया था, ठीक है।
ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो आपसे पूछ ले कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म लोकप्रिय क्यों हुए, मतलब एक क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो आप तुरंत जवाब देना इसकी वजह से। उसके बाद आगे बात चल रही है। उस समय मगध एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा और उसने अन्य राज्यों को अपने नियंत्रण में ले लिया। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी तक मौर्यों ने अपना प्रभुत्व जमा रखा। कब की बात चल रही है? ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में मौर्यों ने प्रभुत्व जमा रखा, ठीक है। ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी तक भारत का बड़ा हिस्सा मौर्यों के नियंत्रण में था। अब मौर्य साम्राज्य के बारे में बात चल रही है। जो भी बात चल रही है दोस्तों, ये पूरा जो पैराग्राफ चल रहा है अभी ये मौर्य साम्राज्य की बात चल रही है, ठीक है। ये आपको तुरंत देख लेने इस चीज, ठीक है। मौर्य सम्राटों में अशोक अत्यधिक शक्तिशाली राजा हुआ था, जिसने ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में बौद्धों को श्रवण परंपरा की संरक्षण दिया। अब आपसे पूछ ले कि अशोक के द्वारा बौद्धों को श्रवण परंपरा का संरक्षण दिया गया, एक कथन दे दिया, दूसरा कुछ और दे दे, तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए तुरंत, बिल्कुल हाँ बिल्कुल दिया था। धार्मिक पद्धतियों के कई आयाम होते हैं, वे किसी एक पूजा विधि तक सीमित नहीं होती। उस समय यक्षों मातृ देवियों की पूजा काफी प्रचलित थी। उस टाइम की बात चल रही है जब जैन और बौद्ध धर्म का जो उद्भव हुआ तब की बात चल रही है। इस प्रकार पूजा अनेक रूप में विद्यमान थी तथापि इसमें से बौद्ध धर्म सबसे लोकप्रिय, अधिक अधिक सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के रूप में लोकप्रिय हुआ। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। ये बात चल रही है। यक्ष पूजा बौद्ध धर्म के आगमन से पहले और उसके बाद काफी लोकप्रिय रही, लेकिन आगे चलकर बौद्ध और जैन धर्म में विलीन हो गए। कहने का मतलब यह है, अब जैसे एक और क्वेश्चन बन जाए, एक और कथन क्या बन जाए, कथन दूसरा दोस्तों, कि यक्ष पूजा एवं यक्ष पूजा बौद्ध धर्म के आगमन से ही स्टार्ट हुई, ऐसा कुछ कथन दे दे, ठीक है। आगमन से स्टार्ट हुई मतलब कहने का शुरुआत हुई। अब देखो यहां ये कथन बात बिल्कुल गलत हो जाती है। सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, उस टाइम से स्टार्ट तो उससे पहले भी थी और बाद तक चली है। और ऐसा ही क्वेश्चन 2023 की प्री एग्जाम जो यूपीएससी की लगी थी उसमें कथन दे रखा था। क्या कथन दे रखा था दोस्तों, मुझे अभी भी याद है। उसमें दे रखा स्तूपों के बारे में, कि स्तूपों की उत्पत्ति या स्तूपों के बारे में दे रखा था कि बौद्ध धर्म में विद्यमान थी या इससे पहले थी, कुछ ऐसा कथन था। मुझे एग्जैक्ट इतना पता नहीं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन यहीं से हल होते हैं। एनसीईआरटी बुक में सीधी लाइन दे रखी है, उसके लिए क्वेश्चन पूछ लिया। ऐसे एनालिसिस करके आपको बुक को पढ़ना है, तब तो फायदा है। सबसे बड़ी बात ये, इतना आप एनालिसिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, आखिरकार क्वेश्चन कैसे पूछे गए, तभी आप चीजों को निकाल पाएंगे। वरना कितनी भी एनसीईआरटी पढ़ लो, कोई मतलब नहीं निकलेगा दोस्तों। तो ये चीज आपको विशेषकर ध्यान रखनी है, और ये चीज अभी नहीं हमेशा ध्यान रखनी है। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको तुरंत पीवाईक्यू देखो, ताकि आप चीजों को समझ पाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये बात होगी यहां तक। आगे बढ़ते हैं, अब बात चल रही दोस्तों खंभों, मूर्तियों और शैल कृत वास्तुकला, ये बात चल रही है। मठ के संबंध में स्तूपों और विहारों का निर्माण इस श्रमण परंपरा के एक अंग हो गया था। कौन सा? कि भाई जो स्तूप बने, विहार बने, जो बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में बन रहे थे, तो उससे क्या है, ये जो परंपरा थी श्रमण, ये परंपरा इसका अंग बन चुकी थी, ठीक है। तथापि इस कालावधि में स्तूपों और विहारों के अलावा अन्य प्रकार के पत्थर के स्तूप बनाए गए। कैसे कैसे देखो, क्या क्या किया गया। देखो, चट्टानों को काट कर गुफाएं बनाई गई, विशाल मूर्तियां बनाई गई, स्तंभ निर्माण की परंपरा बहुत पुरानी है। अब देख लो, वही बात होगी, वहां पे स्तूपों के बारे में पूछा था 2023 में। अब आपसे अगले आने वाले सालों में पूछ सकता है, स्तूपों के निर्माण की जो परंपरा है, क्या बौद्ध धर्म से स्टार्ट हुई या इससे पहले भी थी? तो बिल्कुल पहले थी, ये बात बिल्कुल सही। देख लो, लिख रही है कि ये बहुत ही पुरानी है, मतलब कहने मतलब उससे पहले ही ये विद्यमान थी। एकेमेनियन साम्राज्य में भी विशाल स्तंभ बनाए जाते थे, लेकिन मौर्यकालीन स्तंभ एकेमेनियन स्तंभों से भिन्न थे। कहने का मतलब इसकी तुलना की गई कि एकेमेनियन एक साम्राज्य था, उससे और मौर्यकाल की तुलना की गई है। तो उसमें बताया कि हाँ, ऐसे विशाल स्तंभ उस टाइम भी थे, उस साम्राज्य में थे और मौर्यकाल में थे, लेकिन इनमें अंतर था। मौर्यकालीन स्तंभ चट्टानों से कटे हुए एक विशाल पत्थर के बने स्तंभ थे। अब देखो मौर्यकालीन स्तंभों के बारे में बात चल रही है। अभी विशेषता देखो, तुरंत ही मेंशन कर लेना है बगल में, ये क्या बात चल रही है, मौर्यकालीन, ये क्या बात चल रही है, मौर्यकालीन स्तंभों के बारे में, ठीक है।
आपको तुरंत ही मेंशन कर लेना है। तो क्या क्या विशेषता है, विशेषता लिखते चलो तुरंत ही। मौर्यकालीन स्तंभ चट्टानों में कटे हुए, चट्टानों से कटे हुए थे। पहली बात तो क्या था इसकी विशेषता में, कलर चेंज कर लेता हूं, क्या इसकी विशेषता में चट्टानों से कटे हुए थे, पहली विशेषता है, ठीक है। उसमें उत्कीर्णकर्ता कलाकार की कौशल स्पष्ट दिखाई देता है। जबकि अब ये देखो, एकेमेनियन स्तंभ में राजमिस्त्री द्वारा अनेक टुकड़ों को जोड़कर बनाए गए थे। मौर्य काल में प्रस्तर स्तंभ संपूर्ण मौर्य साम्राज्य के कई स्थानों पर स्थापित हैं। ये भी बात करनी है, संपूर्ण जो इसका साम्राज्य था सभी जगह था, इनके जो स्तंभ थे सभी जगह थे, जहां पर भी मौर्य काल का जो साम्राज्य फैला हुआ था, ये बात ध्यान रखनी है। इसके आगे बात करते हैं दोस्तों, ऐसे स्तंभों की चोटियों पर सांड, शेर, हाथी जैसे जानवरों की आकृतियों की जाती, ये बात चल रही है मौर्यकालीन की बात, कि किस किस की मूर्ति अंकित की जाती थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। देखो दोस्तों, आपको ये लग रही होगी बहुत सीधे सीधे फैक्ट है, बिल्कुल क्वेश्चन पूछे गए हैं ऐसे, और मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। सभी शिलाकृतियों शीर्षाकृतियों में हष्टपुष्ट और उन्हें वर्गाकार गोल बेदी उकेरा, मतलब बेदी पर खड़ा उकेरा गया है। गोलाकार बेदियों को सुंदर कमल फूलों से सजाया गया है। अब बात करते हैं, इसमें एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सीधा आपको एक चीज बताता हूं, आप पीसीएस या कोई भी एग्जाम दे, देखो अब एग्जाम्पल आपको तुरंत ही लिख लेना है। स्तंभ कला के बारे में आ जाए, तुरंत ही ध्यान रखना है कि बिहार में स्तंभ, और जो बिहार में जो स्तंभ थे और शिलालेख थे, स्तंभ थे, स्तूप थे, उनके बारे में देखो। बसराय बखीरा, लोरिया नंदनगढ़, रामपुरा उत्तर प्रदेश में, और सनकिसा एवं सारनाथ में देखे जा सकते हैं। ये ऐसी जो बात की गई है उनके एग्जाम्पल बताएं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की। सारनाथ में पाए गए मौर्यकालीन स्तंभ शीर्ष हैं जो सिंह शीर्ष के नाम से प्रसिद्ध है। अब सारनाथ का जो स्तंभ है उसके बारे में बात की गई है। मौर्यकालीन मूर्ति परंपरा का सर्वोत्तम उदाहरण है। कौन सा? सारनाथ का स्तंभ जो है, शीर्ष स्तंभ जो है, उसके बारे में बात चल रही है। ये हमारा राष्ट्रीय प्रतीक भी है, और सबसे बड़ी चीज ध्यान रखनी है कि हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, उसका जो अंकन है, क्या बोलते हैं, सारनाथ वाली जो मूर्ति है उसमें जो अंकन किया गया है स्तंभ में मूर्ति परंपरा के बारे में, तो वो राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में प्रदर्शित की गई है, ठीक है। ये बड़ी सावधानी से करा गया है, इसको गोलाकार बेदी पर दहाड़ते हुए चार। अब इसकी बात चल रही है सारनाथ वाले की, कि सारनाथ में जो स्तंभ बनाया गया था उसकी विशेषता बता रहा है कि दहाड़ते हुए शेरों को बड़ी प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। बेदी के निचले भाग में घोड़ा, सांड, हिरण आदि गतिमान मुद्रा में उकेरे गए हैं, जिसमें मूर्तिकार के उत्कृष्ट कौशल की साफ झलक दिखाई देती है। यह स्तंभ शीर्ष धम्म चक्र प्रवर्तक, आप ध्यान रखना, यह स्तंभ शीर्ष धर्म चक्र प्रवर्तक का मानक प्रतीत है, जो बुद्ध के जीवन की एक महान घटना का द्योतक है। अब देखो, आपसे पूछ लेगा सारनाथ के बारे में जो स्तंभ था ये किसकी बात चल रही है, तो धम्म चक्र प्रवर्तक का प्रतीक है। ये बौद्ध से संबंधित है। आपसे क्वेश्चन पूछ भी ले, जैन से संबंधित है, बौद्ध से संबंधित, तो आपको तुरंत ध्यान रखना है जैन से नहीं, बौद्ध से संबंधित, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी जो फैक्ट होते हैं इनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आपसे यूपीएससी एंड पीसीएस की जितनी भी एग्जाम है तभी क्वालिफाई होंगी। क्योंकि आजकल जो छोटी छोटी सूक्ष्म जो फैक्ट आ रहे हैं वो इन्हीं किताबों से लिए गए, कोई अलग से नहीं आए हो दोस्तों, ठीक है। ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में यक्ष रक्षणीय और पशुओं की विशाल मूर्तियां बनाई गई थी। अब बात चल रही है कि इसके अलावा क्या क्या बनाया गया। देखो, यक्ष रक्षणी की पशुओं की मूर्तियां बनाई गई, शीर्षाकृतियों वाले प्रस्तर स्तंभ स्थापित किए गए हैं, चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाई गई हैं। इनमें से अनेक स्मारक आज भी मौजूद हैं। यक्ष पूजा लोकप्रियता का पता चलता है, इन स्मारकों से पता चलता है। आज हमको जो जितनी भी चीजें मिल रही है स्मारकों से पता चल रहा है, ठीक है। यक्ष पूजा आगे चलकर किस तरह जैन और बौद्ध धर्म के स्मारकों में आकृति प्रस्तुति करनी, मतलब किस प्रकार एक घुल मिल गई थी। क्योंकि जबकि जो यक्ष यक्षुण की पूजा है ये आज से नहीं, बहुत पहले से चली आ रही थी। जब ये मौर्य काल में बात कर रहे हैं ना, उससे पहले भी चली आ रही थी, ठीक है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं, पटना, विदिशा, मथुरा अनेक स्थानों पर यक्ष यक्षुण की बड़ी बड़ी मूर्तियां पाई गई हैं। बिल्कुल ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कहाँ कहाँ पर मौर्यकालीन जो स्मारक हैं वहाँ मिली हैं, कौन कौन सी मूर्तियाँ प्रतिमाएं मिली हैं, उन चीज़ों को बताया गया है। कि किस प्रकार ये बताता है कि पटना, विदिशा, मथुरा में जो
मूर्तियाँ मिली हैं, प्रतिमाएं मिली हैं, वो बड़ी संख्या में मिली है दोस्तों। प्रतिमाओं में एक विशेष तत्व है, इसमें सतह पॉलिश की हुई यानी चिकनी हुई। अब इनकी विशेषता बता रहा है, मूर्ति कला की विशेषता बता रहा है कि किस प्रकार की मूर्ति कला की यहाँ बात चल रही है। तो बात कर रहे हैं सतह पॉलिश हुई यानी चिकनी हुई। इनके चेहरों पर प्रकृति विज्ञान की निपुणता, अब ये प्रकृति से संबंध बनाई गई है, जितने भी चित्र हैं स्पष्ट दिखाई देते हैं। अंग प्रत्यंग वह स्पष्ट दिखाई देते हैं। यक्षिणी की प्रतिमा सर्वाधिक उदाहरण दीदारगंज पटना में देखा गया है। अब देखो दीदारगंज की जो जो बात कर रहे हैं ना ये प्रतिमा की, यक्षिणी की वाली, ये आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर में, ठीक है, ये आगे बढ़ेंगे जब, तो इसको थोड़ा छोड़ दीजिए आप, उसमें खूब इसकी विशेषता दे रखी है, उसके हिसाब से हम इसे आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। ऐसी बात नहीं है, इसके बारे में और एक और मतलब आगे बताया गया है विशेष, मतलब इसमें बताया गया है आगे भी, ठीक है दोस्तों। मैं आगे बढ़ता हूँ इसी। तो ये जो मूर्ति के बारे में बताई है प्रतिमा के बारे में, ये आगे इसका विस्तार मतलब पूर्वक इसका वो किया गया है थोड़ा, ठीक है, उल्लेख किया गया है, तो इसे थोड़ा सा हम छोड़ देते हैं, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। पक्की मिट्टी से बनी आकृतियां इन प्रतिमाओं के चित्रण पर दृष्टि से बहुत अंतर दिखाई देता है, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल, जैसे किसी चीज को आप पढ़ रहे हैं, आप उसे कैसे सिद्ध कर पाएंगे ये बात सही है कि नहीं है, किससे कर पाएंगे कि आप पे एग्जाम्पल है उसके बारे में, ठीक है। तो जैसे उड़ीसा के धौली स्थित चट्टान को काटकर विशाल हाथी की आकृतियों की मूर्ति कला में रेखांकन लय पारखी की सुंदरता और उत्कृष्ट उसका उदाहरण है। अब देख लो तुरंत ही, ये एग्जाम्पल हो गया, ऐसे आपको लिख लेना है, ये एग्जाम्पल, ये उदाहरण हो गया इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस पर सम्राट अशोक ने एक शिलालेख अंकित भी किया है। ये सभी प्रतिमाएं आकृति के निरूपण में सुंदर उदाहरण है। बिहार, अब देखो बात चल रही है, अब देख लो इसी से कैसे प्रकार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे गए, देखो इसी फैक्ट से। बिहार में 12 बार की पहाड़ियों में शैलकृत चट्टानें, जिसमें लोमस ऋषि की गुफाएं कहते हैं। इस गुफा का प्रवेश द्वार अर्ध वृत्ताकार चैत्य चाप की तरह सजा हुआ है। चैत्य के मेहराब पर एक गतिमान हाथी की प्रतिमा उकेरी गई है और इस गुफा की भीतरी कक्ष में आयताकार है, ठीक है, पीछे एक गोलाकार है। प्रवेश द्वार बड़े कक्ष की तरह की दीवार पर है। यह गुफा मौर्यकालीन सम्राट अशोक द्वारा आजीविक पंथ संप्रदाय को संरक्षित करती है। अब देखो ये फैक्ट है, आपको बताऊंगा, देखो नीचे दे रखा है ना क्वेश्चन, ये इसी से संबंधित है। क्या बात चल रही है कि अशोक द्वारा आजीविक जो संप्रदाय था उसको, ये क्या है, ये जो 12 की गुफाएं हैं इसमें उन्होंने एक प्रकार से कह सकते हैं उनके लिए बनवाई थी ये गुफाएं। अब ये फैक्ट आपको प्रीलिम्स 2013 का क्वेश्चन है उसमें ये काम आएगा। अब देख लो आप, इससे सीधा मिल रहा है, ठीक है। लोमस ऋषि की गुफा इस काल में एक अलग अकेला उदाहरण है, मगर परवर्ती काल में पूर्वी पश्चिमी भारत में अनेक बौद्ध गुफाएं खोदी गई। ऐसी बात नहीं यही गुफा थी, इसके अलावा और भी गुफाएं खोदी गई, ठीक है। बौद्ध और जैन धर्मों की लोकप्रियता के कारण, इनका कारण और क्या क्या था, ये ज्यादा क्यों इतना मतलब लोकप्रिय हो पाए। स्तूप और बिहारों का निर्माण बड़े पैमाने पर शुरू किया गया था। इनकी लोकप्रियता का कारण एक ये भी था, स्तूपों को और बिहारों पर। तो बिहारों से क्या करते थे, बिहारों के द्वारा जो इनके ऋषि मुनि थे वो वहां विश्राम करते थे, ठीक है। और स्तूपों से एक प्रकार के, जैसे हमारे हिंदू धर्म में क्या करते हैं, मंदिर बनाते हैं, तो बौद्ध और जैन में इस प्रकार के स्तूप बनाए जाते हैं, ठीक है। धार्मिक प्रतिष्ठा को प्रतिबिंबित करते हैं स्तूप जो होते हैं दोस्तों। और बिहार उनके एक प्रकार से सांस्कृतिक चीजों को बताता है कि इस प्रकार ऋषि मुनियों के लिए और रहने का एक स्थान होता था। किंतु अनेक उदाहरण ऐसे भी मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि सनातन धर्म हिंदू के देवी देवताओं की प्रतिमा भी बनी हुई है। ऐसी बात नहीं इन्हीं चीजों की भाई जैन और बौद्ध होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, कई जगह ऐसी मिली जहाँ पर हिंदू धर्म की भी मिली हुई है। जैसे एलोरा अजंता की बात करते हैं, वहाँ पर देखते हैं हम तीन, एक तो हिंदू, एक जैन, एक बौद्ध, तीनों की वहाँ पर मूर्तियाँ मिली हैं, तीनों को वहाँ पर गुफाएं मिली हैं, ठीक है। अब 2013 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, ये यूपीएससी में आया हुआ है। देखो किस प्रकार से क्वेश्चन आया इसमें, देखो भारतीय शिला वास्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कि कथन कौन कौन से हैं। बादामी की गुफा भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट गुफा शैल गुफा है, मतलब कहने का मतलब बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैल गुफाएं हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं।
बाराबर की शैल गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की मूलतः आजीविका के द्वारा बनाई गई थी। अब बात कर रहा है ये सम्राट, क्या बात कर रहा है दोस्तों, ये सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। और अभी आपने पढ़ा था, यहाँ पे देख लो, ये देखो आप, मैं तुरंत बता रहा हूँ एग्जाम्पल में। यहाँ पे देख लो आप, किसकी बात चल रही है, सम्राट अशोक की, और यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य की। ये बात गलत है, ये गलत हुआ, दो गलत कर दो, बचे दो ऑप्शन। एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों की बनाई गई थी, ये बिल्कुल सही है। एक नहीं है सही, बादामी की गुफाओं से पहले भी और जो गुफाएं थी वो बनाई गई थी, तो पहली प्राचीनतम, ये वाला गलत है, इसलिए इसका आंसर दोस्तों सी है। अब देख लो आप 2013 का क्वेश्चन पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा है आर्ट एंड कल्चर में, तो देख लो आप किस प्रकार ये छोटे छोटे जो लाइन है, पैराग्राफ है, किस प्रकार महत्वपूर्ण हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, स्तूप अधिकतर है बुद्ध की स्मृतियां चिन्हों को बनाए गए थे। अनेक स्तूप बिहार, राजगृह, वैशाली, बेत, दीप, पावा, नेपाल में कपलवस्तु, अलकप्पा, रामग्राम, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, पिपलीवान, इसमें ये मिले हुए हैं। ठीक है, स्तूप वगैरह जो है। धार्मिक ग्रंथों में यह भी कहा गया कि बुद्ध ने अनेक अवशेषों पर स्तूप बनाए जाते थे। ऐसे स्तूप अवंती, गांधार जैसे स्थानों पर भी मिले हैं जो गंगा घाटी के बाहर बसे हुए हैं। ठीक है, ये बात की गई है इसमें स्तूपों के बारे में। ठीक है दोस्तों, स्तूप बिहार, चैत्य, बौद्ध और जैन की मठीय संकुलों के भाग हैं। आपसे ये भी ध्यान रखना है ये किसका भाग है। ठीक है, तो जैन और बौद्ध के मठीय संकुलों के भाग हैं, लेकिन इनमें अधिकांश भवन प्रतिष्ठान बौद्ध धर्म की ज्यादा है। मतलब बौद्ध जैन दोनों के हैं, लेकिन ज्यादातर जो भी ये स्तूप वगैरह हैं, चैत्य हैं, ये बौद्धों के ज्यादा है बजाय जैनों के। ठीक है, ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी के स्तरीय संरचना के उदाहरण में राजस्थान में क्या है, बैराट स्थल पर स्तूप है। सांची का मान स्तूप है, अशोक के शासनकाल में ईंटों के बनाए गए हैं और बाद में पत्थर के ढक गए हैं। तो ऐसे पूछ ले कि क्या ईंटों के भी बनाए गए हैं, क्या नहीं बनाए गए, ऐसा कोई फैक्ट आ जाए, हाँ बिल्कुल बनाए गए, पत्थरों के बनाए गए बाद में। ठीक है, कालांतर में बहुत से स्तूप बनाए गए हैं जिनसे बौद्ध धर्म की लोकप्रियता बढ़ी का पता चलता है। अब देखो कैसे मतलब हम बौद्ध धर्म के बारे में जान पा रहे हैं। तो दोस्तों सीधी सी बात है, स्तूप मिले हैं जैसे बिहार मिले हैं, स्तंभ मिले हैं जिन पर ये बातें लिखी गई हैं, उन्हीं के आधार पर तो हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये इतिहास को जानने के स्रोत भी बने हुए हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म को जानने के स्रोत भी बने। ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी के दौरान और उसके बाद हमें ऐसे अभिलेख साक्ष्य मिले हैं जो दानदाताओं के नाम भी और कहीं कहीं उसके पैसे के नाम पर भी दिया जाता है, ऐसे स्तूप भी मिले हैं। ठीक है, स्तूपों और राजसी संरक्षण के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। संरक्षकों में आम भक्तों के लेकर गृहपति और राजा महाराजा भी शामिल होते थे, लेकिन उनका उल्लेख कम मिला है। ठीक है, कई स्थलों पर श्रेष्ठ जनों, व्यापारी श्रेणियों के द्वारा दानों का भी उल्लेख मिलता है। पहले आपको पता है श्रेणियां चलती थी, जो व्यापारिक श्रेणियां चलती थी दोस्तों, व्यापारिक जो श्रेणियां थी, एक प्रकार से आपने पढ़ा भी होगा, व्यापारिक श्रेणी जिन्हें हम गिल्ड बोलते थे, तो उनमें यह बताया गया कि जो स्तूप बनाए गए हैं उन पे इनका भी उल्लेख किया गया कि इनके द्वारा, लोगों के द्वारा, इन व्यापारिक श्रेणी जो गिल्ड थी इनके द्वारा भी इनका एक प्रकार से कह सकते हैं, इनका मतलब एक प्रकार निर्माण करवाया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में अलबत्ता महाराष्ट्र के पीपल खोड़ा गुफा में कलाकार कान्हा और कोंडानी गुफा में शिष्य बालक का नाम अवश्य दिया गया है। तो एग्जाम्पल दे दिया तुरंत ही। कुछ अभिलेख और शिलालेखों में शिल्पकारों की श्रेणियां, प्रस्तर, उत्कीर्ण, स्वर्णकार, पत्थर घिसने वाले, चमकाने वाले, बढ़ई, इनका भी उल्लेख किया गया है। आमतौर पर संपूर्ण कार्य सामूहिक सहयोग से किया जाता था, लेकिन कभी कभी या कहीं कहीं स्मारक किसी खास हिस्से का निर्माण, खास संरक्षण के संयोजन से किया जाता था। व्यापारी जन अपने दान का अभिलेख लिखवाते थे और मूल स्थान पर उनका उल्लेख करवाते थे। तो अब देखो आप इतनी चीज पढ़ी आपने, सबसे बड़ी बात है। तो दोस्तों ये जो पूरे चैप्टर में आपने पढ़ा है, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन के द्वारा इस चीजों को बता दिया किस प्रकार महत्वपूर्ण होते हैं। आपसे कैसा भी फैक्ट पूछ लीजिए प्रीलिम्स में, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, आपसे कैसा भी क्वेश्चन पूछ लीजिए प्रीलिम्स में इन्हीं फैक्टों से निकल कर आएगा। थोड़ा सा कई चीजें अलग होती हैं, लेकिन बात आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार पढ़ना है इस किताब को। ठीक है, चैप्टर को किस प्रकार पढ़ना है, तब तो ये फायदा रहेगा इस चीज का। वरना आपने अगर इस चैप्टर को ढंग से पढ़ा है ना, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन देखे बिना पढ़ा है, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा दोस्तों। ये सच्चाई है, और सच्चाई को जितना हो सके जल्दी समझ लेना चाहिए, क्योंकि बाद में दिक्कत आती है दोस्तों। हमने आप
बोलेंगे कि सर मैंने तो 10 बार पढ़ ली, एनसीईआरटी का ही बोलते मैंने 20 बार पढ़ ली। क्या पढ़ा आपने, ये आपको समझ में नहीं आया। आपने 10 बार 20 बार ऐसा क्या कहा, ऐसा क्या था एनसीईआरटी ने 10-20 बार पढ़ी। अरे भाई आप 1-2 बार पढ़ लीजिए, रीडिंग कर लीजिए, और आप शॉर्ट स्वीट नोट्स बना लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर की एक प्रकार देख लीजिए एनालाइज करके, तभी तो काम की चीज़ है। कितनी बार पढ़ लो, इससे कोई मतलब थोड़ी है। ऐसे आपको डिटेल एनालाइज करना पड़ेगा चीज़ों को लेकर दोस्तों। और मैंने आपको पूरी चीज़ें बताई है। देखो 2013 का क्वेश्चन ले लिया, लेटेस्ट क्वेश्चन 2022 का ले लिया, मैंने आपको बता दिया मैपिंग किस प्रकार महत्वपूर्ण है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या दे रखा है, तो आगे देखो दोस्तों। अब देखो मैं आप सीड्स सिंह की बात कर रहा था, मैं सिंह सीड्स की सारनाथ वाले की, तो देखो इसमें डिटेल दे रखी है। डिटेल को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्या पता क्वेश्चन इसी से आ जाए। और विशेषकर जो हिस्ट्री ऑप्शनल के दोस्त, सबसे बड़ी बात है हिस्ट्री ऑप्शनल के जितने भी स्टूडेंट दोस्तों इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप ऐसी जगह, जैसे सारनाथ के बारे में पढ़ लिया, अब ऐसी क्या है मैपिंग में लोकेशन भी आती है दोस्तों, और जो अशोक के स्तंभ थे, शिलालेख थे, उनकी भी लोकेशन है, वो मैपिंग में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और हमको लिखना भी होता है उनके बारे में, तो इसलिए इनकी चीज़ों को थोड़ा डिटेल से पढ़ें आप भी ना, ठीक है। बाकी लोग तो पढ़ेंगे, ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई जीएस वाले नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ना है दोस्तों। आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका, डीपली आप नॉलेज है तभी क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे, वरना क्वेश्चन आपसे हल नहीं हो पाएगा। रीजन क्या है कि जो ऑप्शन है वो बदल दी गए आजकल, 1 पेयर 2 पेयर वाला कर दिया गया, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, ये सीड्स जो दे रखा है सिंह सीड्स जो सारनाथ वाला है, इसके बारे में क्या डिटेल दे रखी है दोस्तों। वाराणसी के निकट सारनाथ में लगभग 100 वर्ष पहले खोजे गए सिंह सीड्स लॉयन कैपिटल को आमतौर पर सारनाथ सिंह सीड्स कहा जाता है, और यह मौर्यकालीन मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। अब देखो मूर्तिकला की बात, अगर बात चल जाए मूर्तिकला की, किसकी बात, मौर्य कालीन मूर्ति कला के बारे में पूछ लें आपसे क्वेश्चन मेंस में, जीएस में, आपको तुरंत एग्जाम्पल के रूप में सारनाथ के सिंह सीड्स के बारे में लिख देना है कि किस प्रकार उसका जो इसकी डिटेल दे रखी है ना, इसके बारे में थोड़ा एग्जाम्पल डाल के इसकी डिटेल लिख देना थोड़ा, थोड़ी सी 2-1 लाइन में। तो आप, क्योंकि 1.5 से शब्दों का क्वेश्चन आता है दोस्तों, ज़्यादा बड़ा नहीं आता ये मौर्यकालीन के बारे में, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आएगा मतलब ये मौर्यकालीन मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ, एक प्रकार से मूर्तिकला का सर्वोत्कृष्ट ये क्या उदाहरण है, ठीक है दोस्तों, उदाहरण है। यह भगवान बुद्ध द्वारा धम्म चक्र प्रवर्तक यानी प्रथम उपदेश की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया। यह भी ध्यान रखना किसके द्वारा बनाया गया, सम्राट अशोक के द्वारा, मौर्यकालीन ने अशोक द्वारा बनवाया गया था। प्रथम जो उपदेश दिया था बौद्ध ने, जिसे हम धम्म चक्र प्रवर्तक कहते हैं, उसका ये इसके उपलक्ष्य में बनाया गया था, ठीक है। ये बनाया जो था, इसकी विशेषता देख लो, 5 अवयव है इसके। स्तंभ है जो अब कई भागों में टूट चुका है, एक कमल घंटी का आधार है, उस पर बना हुआ एक ढोल है जिसमें 4 पशु दक्षिणाव्रत गति के साथ दिखाए गए हैं, 4 तेजस्वी सिंहों को आगे पीछे जड़ी हुई आकृतियां हैं, एक सर्वोत्तम तल धर्म चक्र जो कि एक बड़ा पहिया है, यह चक्र समय टूटती हुई हालात में है, सारनाथ के स्थलीय जो संग्रहालय में प्रदर्शित है। इस शीर्ष सिंह शीर्ष पर ऊपरी चक्र कमला धार के बिना स्वतंत्र भारत के प्रतीक के रूप में भी ये बताया गया है। तो कहने का मतलब है जितनी डिटेल आपने पढ़ी है थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेना है, और आपसे अगर क्वेश्चन केवल मौर्यकालीन मौर्यकालीन मूर्तिकला के बारे में आ जाए तो थोड़ी डिटेल को आपको पता होना चाहिए एग्जाम्पल के रूप में, और इसके बारे में वर्तमान को जोड़ देना चाहिए कि भाई राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में इसे अपनाया गया है, ठीक है। अभी डिटेल पढ़ लेनी है, मतलब नॉर्मल पढ़ लेनी है, ऐसा कोई इसमें पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी चीज़ों को पढ़ लेना है, आपको खुद को पढ़ना है चीज़ें। कुछ चीज़ें क्या है कि आपको मैंने आपको बता दिया, अभी आपको खुद को पढ़नी है ऐसी चीज़ें, ठीक है, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। मैंने तो आपको पढ़ा दिया, हाँ बिल्कुल आपको इनको पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा एक नज़र से देखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक यक्षिणी दीदारगंज की मूर्ति दे रखी, देखो यक्षिणी की, ठीक है, इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। ये भी थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है, मतलब इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। देखो ये भी इस प्रकार से दे रखा है, देखो हाथ में चामर चोरी पकड़े खड़ी यक्षिणी की जो कुछ वर्ड थोड़े जल्दीबाजी बोले नहीं जा रहे, माफी चाहता हूं दोस्तों।
आदम कद मूर्ति है, आदम कद है, ठीक है। कुछ वर्ड क्या है कि जब हम लेक्चर बनाते हैं दोस्तों, तो सबसे बड़ी बात क्या है, जब मैं लेक्चर बना रहा हूँ इस टाइम में बिल्कुल फैन बंद करके, बिल्कुल फैन बंद है, इतनी गर्मी में फैन बंद है, उसके बावजूद आपको जो वीडियो बना रहा हूँ, देख लो दोस्तों कैसी हालत हो रही है इस टाइम। तो थोड़ा सा क्या है कि गर्मी से एक तो घबराहट सी हो जाती है दोस्तों, बोलते बोलते गला सूखता जा रहा है, लेकिन आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, आपका एक फर्ज तो बनता है। आप सबसे बड़ी क्या है, आप देख लेते तो आप क्या है, शेयर करो हमारे जो यूट्यूब चैनल को, और लाइक करो, और जितना हो सके इसे फैलाओ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है दोस्तों, यूट्यूब पर बहुत चीज़ें मिलेंगी लेकिन कंटेंट नहीं मिल पा रहा दोस्तों, भटकाव ज़्यादा है। अब हम जितना दम लगा रहे हैं आपके लिए, तो देख लो आपको मैं किस प्रकार आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जोड़ रहा हूँ, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं हमारे लिए दोस्तों, ताकि हमको मोटिवेशन मिले, ताकि हम और अच्छी चीज़ों इनिशिएटिव ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आदम कद सॉरी आदम कद मूर्ति है, वो आधुनिक पटना के दीदारगंज में मिली है। यह मौर्यकालीन मूर्ति कला की परंपरा का एक अच्छा उदाहरण है। अगर आपको मौर्यकालीन मूर्ति कला के बारे में आते तो पहली बात तो हमने ये बता दी आपको, कौन सी बताई दोस्तों, ये जो आगे स्लाइड पा रही है, एक तो बताई सिंह शीर्ष के बारे में। दूसरी बात करते हैं तो दोस्तों, दूसरी बात कर रहे हैं तो यक्षिणी की मूर्ति दीदारगंज में, इसका एग्जाम्पल लेके आपको इसकी थोड़ी विशेषता बता देनी है, ठीक है। अब ये भी चीज़ है ना, आप खुद को पढ़नी है, मैंने इतना बता दिया किस प्रकार इनका यूज लेना है, ये भी आपको खुद को पढ़नी है दोस्तों, ठीक है। ये भी आपको खुद को पढ़नी है, इसमें आपको खुद को पढ़ना है, इतनी चीज़ें रखिए, हर चीज़ को मैं नहीं बता सकता, कुछ चीज़ें आपको भी पढ़नी होती है दोस्तों, जितना दे रखा है इसमें थोड़ी चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो इतना ही दोस्तों। मैं आपसे एक सबसे बड़ी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप जैसे इस वीडियो को देखते हैं, ठीक है, देखते हैं तुरंत बाद आप उनको क्वेश्चनों को देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन कैसे पूछे हैं प्री एंड मेंस के, और उसके बाद आप फिर से एक बार पढ़िए चैप्टर को, फिर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही फिर आप मतलब पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको बिल्कुल बताया जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या है, आप एक तो चैनल को शेयर करो दोस्तों यार, बहुत लोगों के पास, बहुत लोग, कम लोगों के पास ये वीडियो पहुंच पाते हैं। हम इतना मेहनत करके इतना वीडियो बनाते हैं, लेकिन दोस्तों जब दुख होता है, जब दुख होता है, जब व्यू बहुत कम आते हैं, किसी दिन 75 व्यू आ रहे हैं, तो दोस्तों कितना दुख होता है कि कितनी मेहनत के बाद ये वीडियो बनाई जाती है। आप देख रहे होंगे कि इतनी गर्मी में बिल्कुल बिल्कुल फैन बंद करके हम बैठे हुए हैं, उसके बावजूद आपको वीडियो को बता रहे हैं, बिल्कुल गला सूखता जा रहा है, इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन आपको इतना तो बनता है दोस्तों, आपको इतनी तो बनती है कि आप वीडियो को शेयर करो जितना हो सके दोस्तों, इतना तो आपका, ये तो आपको खुद को भी आना चाहिए दोस्तों, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और कोई भी चीज़ हो आप बेझिझक पूछिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक बना रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।